So today we'll be starting off with your Cambridge IGCSE 0620 paper 4 to October number 2019. The time limit for this paper is 1 hour 15 minutes. This is your paper 4 theory and you have to answer all questions provided in the paper. So starting off with question number 1, the periodic table is very useful to chemists. We all know that there are in total of 118 elements that have been arranged in the periodic table according to the atomic number or proton number. So refer only to the elements for this question with atomic numbers which have 1 to 36 ka proton number in the periodic table provided when answering question number 1. So I request you all, whenever we are having a past paper session, no need to write down any notes, nothing. This recording will be provided with you as well and the solved PDF will be sent to you as well. What you have to do is open a periodic table with you. ठीक है, follow my guidelines and you're gonna ace this. एक periodic table open कर लें अपने पास ताकि we can understand this together. Use the information from the periodic table provided to identify one element which has atoms with exactly 9 protons. तो अगर हम periodic table के अंदर देखें, fluorine has 9 protons and it's in group number 7 as you can see. An atom that has 0 neutrons. अब न्यूट्रॉन्स हम निकालते कैसे हैं? न्यूट्रॉन्स इज द मास नंबर माइनस द प्रोटॉन नंबर. तो इफ वी लुक एट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैज अ मास ऑफ 1 एंड प्रोटॉन 1 भी है उसके, तो 1 माइनस 1 करें, हाइड्रोजन हैज 0 न्यूट्रॉन्स. देन एन एटम विच हैज एग्जैक्टली 23 इलेक्ट्रॉन्स. अब चाहे 23 इलेक्ट्रॉन्स हो या आपके पास 23 प्रोटॉन्स पूछा हो, इट्स द सेम थिंग क्योंकि इट्स एन एटम. And we know that in an atom, protons are always equal to electrons. So even if it's 23 electrons, it means 23 protons. और उस हिसाब से it's gonna be vanadium in the periodic table. An atom which has an electronic structure of 286. अगर हम इसके electrons count करें क्या बनते हैं? 2 plus 8, 10, 10 plus 6, 16. तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है which has 16 electrons या 16 protons in the periodic table? Sulfur. ठीक है, you guys are also allowed to participate. ठीक है, I love that as well. Uh, then we have part 5 that forms ions with a charge of 3 minus contain 18 electrons. अब ऐसा एक कौन सा आयन है जिसके आफ्टर गेटिंग अ चार्ज ऑफ 3 माइनस 18 इलेक्ट्रॉन्स है? मतलब कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन जब गेन किए थे इट बिकेम 18, मतलब पहले वो क्या होगा? 15. ऐसा कौन सा है? फॉस्फोरस होगा, क्योंकि जब वो 3 गेन करेगा तभी उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 15 से कितने हो जाएंगे? 18. सो फॉस्फोरस is going to be your answer. Then we have forms ions with a charge of 2 plus containing 10 electrons. पहली बात तो अगर उसका चार्ज 2 प्लस है तो याद रखो ये वाला होगा ग्रुप 2 में. प्लस 1 होता तो ग्रुप 1, प्लस 3 होता तो ग्रुप 3, प्लस 2 का मतलब इट्स देयर इन ग्रुप नंबर 2 और उसके 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जब उसके ऊपर प्लस 2 का चार्ज आता है. मतलब कि उसके पहले 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे विच मीन्स उसके ऊपर प्लस 2 चार्ज आया, इट लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए ना. तो ऐसा कौन सा है ग्रुप 2 एलिमेंट में विच हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स? मैग्नीशियम. हैज अ रिलेटिव एटॉमिक मास दैट शोज इट हैज एटलीस्ट 2 आइसोटोप्स. ऐसा कौन सा एटम है जिसका कोई एटॉमिक मास बड़ा डिफरेंट है? जैसे आपने देखा होगा सारे होल नंबर्स में है, एक ऐसा है जो डेसिमल में 35.5. क्यों? क्योंकि ये उसके दो आइसोटोप्स का एवरेज मास है 35.5, विच मीन्स इट्स गोना बी क्लोरीन. क्लोरीन इज अ वन जिसका जो एटॉमिक मास वाज डिराइव बाय यूजिंग इट्स टू ऑफ इट्स आइसोटोप्स, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. उनका एवरेज यूज करके 35.5 एवरेज मास निकाला हुआ है. State which metals in the first 36 elements is the group 1 element which reacts most vigorously with water. याद रहे दैट ग्रुप 1 एलिमेंट हो एंड हो भी फर्स्ट 36 एलिमेंट्स के अंदर, अब ग्रुप 1 में और प्लस रिएक्ट भी करे विगरसली विद वाटर. अच्छा, अब अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे ग्रुप 1 में और हो भी फर्स्ट 36, तो उसमें लिथियम भी आ रहा है ग्रुप 1 में, राइट. उसके अलावा सोडियम भी आ रहा है, ठीक है. उसके अलावा पोटेशियम भी आ रहा है, ठीक है. बस उससे नीचे जाओगे तो फिर आपके पास 36 एक्सीड हो जाता है. वी नो के डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस? रिएक्टिविटी इंक्रीजेस. तो इनमें से सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा दैट इज गोइंग टू बी पोटेशियम. इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म लाइम. ऐसा कौन सा मेटल है जो लाइम बनाता है? कैल्शियम. मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बताऊंगा, ये याद रखना. देखें, ये कॉमन कंपाउंड्स हैं जो याद रखने आते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? लाइम. ठीक है.
अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसको कहते हैं स्लेट लाइन। ठीक है, ये नोट डाउन कर लें बेसिक, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नोट डाउन, स्लेट लाइन। अच्छा, अगर यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस हो, मतलब अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो ये पता है क्या बनाएगा, लाइम वाटर। दिस इज गोइंग टू मेक लाइम वाटर। ये मैंने काफी अजीब सा लिख दिया, एक सेकंड, हाथ स्लिप हो गया। और अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट हो, CaCO3, कैन समवन टेल मी व्हाट इज कैल्शियम कार्बोनेट नोन एज? सर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। ठीक है। One of the element in the first 36 elements is used as a fuel in a fuel cell as well. तो हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट जो कि फ्यूल सेल में यूज होता है, बल्कि उस फ्यूल सेल का नाम ही यू हैव स्टडी इन योर सिलेबस इलेक्ट्रोलिसिस में, इट्स अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। Write the overall chemical equation for the reaction which occurs when the element reacts in a fuel cell. तो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन की आपको इक्वेशन याद ना, दिस इज समथिंग यू हैव टू मेमोराइज द इलेक्ट्रोलिसिस इक्वेशन इनसाइड अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन बेसिकली रिएक्ट्स विद वाटर, सॉरी, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इस बैलेंस कर लें इस इक्वेशन को, इट बिकम्स 2 and 2, दिस इज नाउ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। मूविंग ऑन, the gases argon, carbon dioxide, nitrogen, and oxygen are clean, dry air. Carbon monoxide, nitrogen monoxide, nitrogen dioxide, and sulfur dioxide are gases commonly found in polluted air. What percentage of clean, dry air is nitrogen? तो हमें एयर का कॉम्पोजिशन पता है, वी हैव 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% आर्गॉन एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन कितना है? 78%। नेम द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ऑक्सीजन फ्रॉम क्लीन ड्रायर एयर। अगर आपने एयर को सेपरेट करना, अभी आपके कमरे में भी इस वक्त वही हवा है, इफ यू वांट टू सेपरेट इट यू कैन कैरी आउट फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। आपके लार्ज इंडस्ट्री लेवल के ऊपर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होती है, वेयर द ड्राई एयर इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस थ्रू फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। ठीक है, नाइट्रोजन विल बी सेपरेटेड, ऑक्सीजन विल बी सेपरेटेड, आर्गन विल बी सेपरेट। ठीक है, तो आपके पास थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ड्राई एयर इज सेपरेटेड इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन कितनी होती है ड्राई एयर के अंदर? O2 इज अप्रोक्सीमेटली 21%, 78% आपके पास नाइट्रोजन है। स्टेट वन मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पोल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, याद रखें, दे आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटेंट्स टू फॉर्मिंग एसिड रेन। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड को पूछा गया था मेरे ख्याल से पिछले से पिछले पेपर में। कार्बन मोनोऑक्साइड का हेल्थ इफेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं। ठीक है, इट्स अ साइलेंट किलर एज वेल, यू नो। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड इन कार इंजन्स, हाउ आर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म? अब होता क्या है कि जो नाइट्रोजन इन इज इन दी एयर, प्लस कार इंजन के अंदर इतनी इंटेंस हीट होती है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। अब नाइट्रोजन की एक खास बात क्या है, दैट इट इज वेरी अनरिएक्टिव। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ग्रुप 5 में है ना, तो इट हैज टू शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं कोई तोड़ सकता सिवाय दो चीजों के। दो सर्कमस्टेंसेस में नाइट्रोजन का ये बॉन्ड टूट सकता है। पहला है कार के इंजन में, क्योंकि उधर आपके पास बहुत हाई टेम्परेचर होता है। और दूसरा लाइटनिंग स्ट्राइक्स में, थंडर स्टॉर्म्स में। जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं उस वक्त भी आपके बादलों का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि, क्योंकि आप भी सोचते हो कि यार अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो इस का तो आपके अभी रूम में, जहां आप रूम में बैठ के इस वक्त क्लास ले रहे हो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो अभी प्रेजेंट है, फिर आपस में रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपके रूम का टेम्परेचर उस लेवल तक जा ही नहीं सकता। 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आपके रूम का हो सकता है? नहीं। आपकी बाहर हवा का टेम्परेचर हो सकता है? नहीं। इतना ज्यादा टेम्परेचर सिर्फ दो केसेस में होता है, गाड़ियों के इंजन में, लाइटनिंग स्ट्राइक्स में। तब भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म व्हाट? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये 2 नंबर का सवाल क्यों है? क्योंकि हाई टेम्परेचर्स आर रिक्वायर्ड। Many cars have catalytic converters in their exhaust systems. In a catalytic converter, most of the carbon monoxide and nitrogen monoxide formed in a car engine is changed into less harmful products. एक बड़ा आसान सा एक जुगाड़ बताऊंगा, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर ने एक काम करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हार्मफुल है,
ठीक है। और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी हार्मफुल है। कैटालिटिक कन्वर्टर गाड़ियां पता है क्या करता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन लेके किसको दे देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन। अब आपको पता है, ना कार्बन डाइऑक्साइड आपकी सेहत के लिए या एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा खराब है, ना ही नाइट्रोजन खराब। दिस इज हाउ अ कैटालिटिक कन्वर्टर वर्क्स। सो आपके पास जो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है वो आपके पास क्या है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कैटलिस्ट यूज होता है वो प्लैटिनम है। कैटालिटिक कन्वर्टर में ना एक वायर मैश होता है, ठीक है, एक हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर होता है इस तरह का। वो बना होता है बेसिकली इस प्लैटिनम का, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज मेथेन। जब आपके पास ऑक्सीजन लेस अमाउंट्स में प्रेजेंट होती है ना, तो आपके पास इनकम्प्लीट कंबशन होती है। राइट अ केमिकल इक्वेशन टू शो द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ मेथेन। सो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास कैसे फॉर्म होगी? वी आर गोइंग टू राइट डाउन दिस formula as well. CH4 will react with oxygen, forming carbon monoxide and water. इसको बैलेंस करना, बल्कि एक सेकंड। चार हाइड्रोजन लेफ्ट पे, राइट पे दो हो जाएंगे, लेकिन वहां पे अब दो ऑक्सीजन हैं यहाँ पे। ये बट यहाँ पे राइट पे अब तीन हैं ऑक्सीजन्स, लेफ्ट पे दो हैं। तो हम यहाँ पे 3/2 ऑक्सीजन लिखेंगे, 1.5 into 2, क्योंकि क्या होता है, थ्री है। सो दिस इज नाउ योर बैलेंस्ड इक्वेशन। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज पार्ट ऑफ द कार्बन साइकिल। The scheme shows a simple representation of part of the carbon cycle. State the scientific terms for each of the process A and process B. तो आपके पास साइंटिफिक टर्म्स फॉर ईच ऑफ द प्रोसेस के। कार्बन डाइऑक्साइड जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, वी कॉल इट फोटोसिंथेसिस। कैसे? व्हेन दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद वाटर, इसके दो प्रोडक्ट्स होते हैं। व्हेन CO2 रिएक्ट्स विद वाटर, इट इज गोइंग टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। प्लस एनिमल्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमंस? रेस्पिरेशन से, ठीक है। Plants convert glucose into complex carbohydrates. A unit of glucose can be represented as shown over here. Complete the diagram to show the complex carbohydrate formed from 3 units of glucose. Show all the atoms and all the bonds in the linkages. अब इसका बॉन्ड फॉर्म कैसे होगा? लुक वेरी केयरफुली। कंडेंसेशन होनी है। एक साइड से आप कोई भी अपनी मर्जी की साइड से OH रिमूव कर दो, और एक साइड से आप हाइड्रोजन रिमूव कर दो। तो आपके पास OH और हाइड्रोजन मिलके क्या बना देते हैं? वाटर रिमूव हो जाएगा। मतलब कि इनके दरमियान कौन से बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएंगे? सिर्फ ऑक्सीजन रह जाएगा एक बीच में, क्योंकि राइट साइड से यू रिमूव द होल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लेफ्ट साइड से पूरा हाइड्रोक्सिल नहीं रिमूव करना, ओनली अ हाइड्रोजन। तो पीछे आपके पास बीच में O रह जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू शो द बॉन्ड्स। ये होता है कंडेंसेशन रिएक्शन, बिकॉज वी आर रिमूविंग अ वाटर मॉलिक्यूल। Complex carbohydrates break down to form simple sugars. State two ways that complex carbohydrates can be broken down into simple sugars. तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम सिंपल शुगर्स में कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग हीट, ठीक है। व्हेन यू कैन हीट इट, इट्स गोइंग टू ब्रेक डाउन। अगर कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली यू कैन से पॉलीमर है ना, इफ यू वांट टू ब्रेक इट डाउन, आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, वो वापस अपने मोनोमर्स वगैरह फॉर्म कर देगा। जैसे स्टार्च है, फिर माल्टोज है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स को इसका भी आइडिया होगा। प्लस कुछ आपको एसिड्स भी हेल्प करते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में भी कुछ एसिड्स हैं, या आपके पास एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे कि माल्टेज एंजाइम माल्टोज टू ग्लूकोज करता है। एमाइलेज एंजाइम भी है आपके पास, ठीक है। नेम अ सुटेबल टेक्निक फॉर सेपरेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल शुगर्स फॉर्म्ड। अगर कोई पिगमेंट्स हैं, कलर्ड पिगमेंट्स हैं, इंक्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, या अगर आपने आइडेंटिफाई और सेपरेटिंग वर्ड साथ लिखा हुआ है, वी आर गोइंग टू यूज अ टेक्निक नोन एज क्रोमेटोग्राफी, which separates the substances based on their solubility. कॉमनली क्या हिंट है कि क्रोमेटोग्राफी होगा? अगर आपके पास कोई पिगमेंट्स का जिक्र है, ठीक है, अब वो पिगमेंट्स, लेट्स से कलर्स का जिक्र है, इंक सेपरेट करनी है, या वो आपको कहता है कि इंडिविजुअल
शुगर सेपरेट करने, या अगर आपको क्वेश्चन में कहते हैं कि अमाइनो एसिड्स सेपरेट करने हैं, ठीक है। हाँ, ये ज्यादातर जो सवाल आते हैं ना, अमाइनो एसिड कैसे करने हैं, शुगर्स कैसे सेपरेट होंगी, या फ्लावर की पिगमेंट्स कलर्स कैसे सेपरेट होंगे, उन सब के लिए हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी। मूविंग ऑन, ammonia is an important chemical. Ammonia is manufactured by Haber's process. The reaction is reversible. What is the sign for a reversible reaction? तो हम इस sign को use करते हैं for a reversible reaction. State the essential conditions for the manufacture of ammonia by Haber's process. सबसे पहले प्रेशर आपको कितना चाहिए, 200। ये अब मेमोराइजेशन है, ठीक है, कि हेबर्स प्रोसेस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेमोराइजेशन होती है थोड़ी सी। हेबर्स प्रोसेस में प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक रिक्वायर्ड है। टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, 450 डिग्री सेल्सियस। और कैटलिस्ट कौन सा रिक्वायर्ड है, आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। केमिकल इक्वेशन भी बनानी है, तो व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ammonia, and yes this is also a reversible reaction। तो हम इसमें कौन सा वाला साइन यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। क्या रह गया, सब कुछ बता दिए, यस। नेम वन रॉ मटेरियल विच इज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन हम ला रहे हैं टू प्रोड्यूस अमोनिया, ये हाइड्रोजन खुद कहाँ से आ रही है, ये हाइड्रोजन आपके पास आ रही है मीथेन से। मीथेन या नेचुरल गैस, और ये सवाल बार बार रिपीट होता है, दैट हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है फॉर हेबर्स प्रोसेस, मतलब कि फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, कहाँ से आ रही है हाइड्रोजन, फ्रॉम मेथेन। और अगर पूछे नाइट्रोजन कहाँ से आ रही है फॉर हेबर्स प्रोसेस, हमने ऊपर पढ़ा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ड्राई एयर। Ammonia is a base and reacts with sulfuric acid to form the salt ammonium sulfate. What is meant by a base? Base is a proton acceptor. और अगर आपके पास सवाल आता है व्हाट इज मेंट बाय एन एसिड, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स, वो लूज करते हैं हाइड्रोजन आयंस, प्रोड्यूस करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं। नेम द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज टू मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आपको सवाल कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ऊपर भी आ सकता है, उसकी इक्वेशंस भी हैं, 3 इक्वेशंस हैं, उसकी कंडीशंस भी हैं। टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपको 2 atm चाहिए। वहां पे कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। एमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड के दरमियान रिएक्शन लिख लेते हैं, NH3 फॉर्म्स, रिएक्ट्स विद H2SO4। प्रोडक्ट क्या बनाना है हमने, एमोनियम सल्फेट। एमोनियम क्या होता है, एमोनियम होता है जी +1, और सल्फेट क्या होता है, 2-। ठीक है, ये आपको कुछ पॉलीटॉमिक आयंस के आने चाहिए चार्जेस, मेरे लेक्चर्स में एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्रॉस कर लें चार्जेस, कहाँ आ जाते हैं, NH4 के साथ आ जाएगा G2, एंड सल्फेट के साथ 1 ही आएगा, एंड द इक्वेशन इज बैलेंस्ड एज वेल। When aqueous ammonia is added to aqueous iron 2 sulfate, a green precipitate is seen. The green precipitate turns red brown at the surface. Name the green precipitate. तो जो green precipitate बना ना, that is due to the iron 2 plus ions। और वो iron 2 plus ion जब आप aqueous ammonia डालते हो, पहले आप NaOH डाल चुके होते हो। अगर आपको cations वाला टेबल याद है, we first add सोडियम हाइड्रोक्साइड देन एक्वस अमोनिया। तो आपका जो प्रोडक्ट होता है ना, जो ग्रीन प्रेसिपिटेट, दैट इज एक्चुअली ऑफ योर आयरन 2 हाइड्रोक्साइड। आयरन 3 हाइड्रोक्साइड नहीं, आयरन 3 का रेड ब्राउन होता है। आयरन 2 हाइड्रोक्साइड जो होगा वो होता है दैट प्रोड्यूसेस अ ग्रीन प्रेसिपिटेट। कॉपर का ब्लू होता है, Fe3+ का रेड ब्राउन होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन चारों का व्हाइट होता है, ये याद होने चाहिए, ठीक है। सजेस्ट व्हाई द ग्रीन प्रेसिपिटेट टर्न्स रेड ब्राउन एट द सरफेस, क्योंकि आयरन becomes ऑक्सीडाइज्ड। मैंने अभी बताया, हिंट क्या मिला, बिकॉज Fe2+ आयन जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, दे वुड हैव बीन ऑक्सीडाइज्ड, एक और इलेक्ट्रॉन लूज करके वो कन्वर्ट होंगे Fe3+ के अंदर। Fe3+ का कलर होता है रेड ब्राउन, Fe2+ का कलर क्या होता है, ग्रीन प्रेसिपिटेट। स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन एन एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया इज एडेड। हाँ, जब एक्सेस कोई चीज डालते हैं ना, तो आपने पीपीटी का कलर बताना है, और आपको बताना है कि डिसॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये 2 मार्क्स का था। ऑक्सीडाइज कैसे हुआ ये भी बता दें, ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन, ठीक है। जस्ट इन केस ये भी आप लोगों ने लिख देना। तो एक्सेस अमोनिया डालते हैं तो यू वुड सी द ग्रीन प्रेसिपिटेट रिमेन्स। नाउ दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर मेमोराइजेशन। आप लोग मेरे लेक्चर्स ओपन करेंगे अगर सॉल्ट्स वाला, उसके अंदर देर आर टू टेबल्स, टेस्ट फॉर कैटायंस एंड टेस्ट फॉर एनायंस। वो मेमोराइज कर लें कल वाली क्लास से पहले। हमने आगे वो एटीपी के पेपर्स भी करने हैं, पेपर 6 वगैरह, पेपर 4 हमने करने हैं, ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल, वहां पे भी सवाल आते हैं, एमसीक्यूज में भी आएंगे। आगे क्या है? ammonia reacts with oxygen as shown. Calculate the volume of oxygen at room temperature and pressure in dm cube that reacts with 4.8 dm cube of ammonia. वॉल्यूम हमने किसका निकालना है? ऑक्सीजन का, ठीक है। डाटा किसका दिया हुआ है? एमोनिया का। तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी कल? जिसका डाटा दिया उसके मोल्स तो निकालो ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमोनिया हम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 24 डीएम क्यूब। फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ एमोनिया। अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से आएंगे? क्योंकि ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको उसके मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 डीएम क्यूब करने पड़ेंगे ना। तो वेयर आर यू गोइंग टू गेट द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आएंगे आपके पास मोलर रेशो से। व्हाट इज द मोलर रेशो बिटवीन NH3 एंड ऑक्सीजन? वो आपको पता लगेगा। क्या चीज? इसको हम कहते हैं, पहली बात तो मोलर रेशो। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं वेयर डू वी गेट द मोलर रेशो? बाय बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अमोनिया एंड ऑक्सीजन? 4:5। मतलब कि अमोनिया के मोल्स थे 0.2 और ऑक्सीजन के हमने फाइंड करने, उसको हम ले लेंगे x, ठीक है। अब आपने करनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 × x बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 5 × 0.2। ओके, तो x क्या आ जाएगा? 5 × 0.2 करोगे तो आ जाएगा 1। 1 डिवाइडेड बाय आप कर लो 4, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.25। नाउ वी हैव द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 0.25। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 24 डीएम के साथ एंड कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 dm क्यूब। सारे एक दफा हैंड रेज करके बता दें या माइक ओपन करके, इज दिस क्वेश्चन ऑफ मोल्स क्लियर? सो वी कैन मूव ऑन। इज एनी स्टेप unclear? Yeah, should I repeat? Just let me know. You can raise your hands. All right, I have got, okay, good job. Aga Heather, have you understood the moles question? You can let me know, ठीक है, ताकि हम फिर आगे बढ़ सकें। Good job Dua and Shoaib, happy to know that. All right, आगे चलते हैं। The chemical equation for the reaction can be represented as shown. ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले we need to calculate the energy needed to break the bonds. Okay, bond breaking कहाँ होती है? रिएक्टेंट्स में। पहले तो आप याद रखो that where does bond breaking happens? In the reactants. And where does bond formation happen? In the products. तो reactants में देखिए कितने NH के bonds हैं? 3 NH के bonds हैं, प्लस ये 4 भी मल्टीप्लाई कर दें तो 4 × 3 क्या होता है? 3 NH के bonds थे मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 12 NH के bonds, ठीक है। 12 × 391 प्लस, और क्या ब्रेक हुए? 5 ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड, 5 × 498। That will give you an answer of 7182। कोई साथ साथ कैलकुलेटर पे करता जाए, जस्ट फॉर रीचेक। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म। अब कौन कौन से बॉन्ड्स फॉर्म हुए? 4 बॉन्ड्स फॉर्म हुए NO के, प्लस 2 OH के बॉन्ड्स है ना। वाटर के अंदर कितने OH के बॉन्ड्स होते हैं? एक, दो, 2 बॉन्ड्स होते हैं, प्लस ये 6 भी है, तो 6 × 2, 12 बॉन्ड्स ऑफ 464। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 7916। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है एंथैल्पी चेंज का? एंथैल्पी चेंज कैन बी रिटन एज द रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट, या आप इसको ब्रेकिंग माइनस मेकिंग भी कह सकते हो। तो ब्रेकिंग क्या थे? 7182, 7182 माइनस मेकिंग वाले क्या थे? 7916।
द एनर्जी चेंज दैट वी हैव गॉट वुड बी ऑब्वियसली इन माइनस, तो वो आता है आपके पास -183.5। लेकिन उसने कहा है कि आपने बताना है द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ NH3 रिएक्ट्स। ये जो हमारे पास एंथैल्पी चेंज आया है, दिस इज फॉर हाउ मेनी मोल्स ऑफ एमोनिया? 4 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब देखो मैं 4 मोल्स ऑफ अमोनिया दिए हुए थे, तो इसी को अगर आप डिवाइडेड बाय 4 कर लोगे तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। नहीं, बल्कि ये हमारे पास -1, वो डायरेक्ट आ गई है हमारे पास, जो इनको माइनस करके आंसर आ रहा है दैट इज -734। उसको डिवाइड बाय 4 करोगे तो -183.5 आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज दिस वॉज द एंथैल्पी चेंज जो हमने इन दोनों को माइनस करके निकाला, ब्रेकिंग माइनस मेकिंग की एनर्जी, दैट वाज -734, बट इट वाज द आंसर फॉर 4 मोल्स ऑफ अमोनिया। हमें 1 मोल ऑफ अमोनिया रिएक्ट करने का चाहिए, तो हम उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। मूविंग ऑन, many substances conduct electricity. Identify all the particles responsible for the passage of electricity in graphite. ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिकॉज इट्स अ मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मैग्नीशियम रिबन एक मेटल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज वाई उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। और मोल्टन कॉपर टू ब्रोमाइड में क्या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नहीं, फ्री आयंस होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इनमें कौन कौन से? कॉपर टू प्लस एंड ब्रोमाइड माइनस आयंस। A student used the following apparatus to electrolyze concentrated aqueous sodium chloride using inert electrodes. Suggest the name of the metal which would be used as inert electrodes. अगर वो मुझसे पूछता है मटेरियल यूज टू मेक द इलेक्ट्रोड्स, तो मैं लिखता ग्रेफाइट। अभी उसने मुझसे पूछा स्टेट द नेम ऑफ द मेटल, तो जो मेटल यूज होता है टू मेक इलेक्ट्रोड्स और वो इनर्ट भी हो, वो होता है प्लेटिनम। क्या लिख रहा हूँ, प्लैनेटम क्यों लिख रहा हूँ, प्लैटिनम। प्लेटिनम, ये भी आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ग्रेफाइट भी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में आता है, बट यहाँ पे ग्रेफाइट एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि उसने हमसे एक मेटल का नाम पूछा। नेम द गैस फॉर्म एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हम कर किस कर रहे हैं? ओके, वी आर इलेक्ट्रोलाइजिंग व्हाट? अ सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? सोडियम प्लस आयंस, क्लोराइड माइनस आयंस, H+ आयंस एंड OH माइनस आयंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सोडियम प्लस आयंस, क्लोराइड माइनस आयंस, H+ आयंस एंड OH माइनस आयंस। अब सोडियम और हाइड्रोजन में से कौन सा सिलेक्ट होगा? सोडियम और हाइड्रोजन में से विच कम्स बिलो द रिएक्टिविटी सीरीज? कौन नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन विल बी फर्स्ट फॉर्म्ड एट द, आपके पास हमने गैस बतानी है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, अच्छा नहीं, हाइड्रोजन तो जाएगा आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, हाइड्रोजन प्लस आयंस बना देंगे क्या? H2। ठीक है, अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे या क्लोरीन जाएगा या हाइड्रोक्साइड जाएगा। अब यहाँ पे हम कैसे चूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट जो था वो था कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड, मतलब कि क्लोराइड ज्यादा है, तो क्लोरीन इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड। और क्लोरीन क्लोराइड आयंस आपके पास क्या बना देंगे? क्लोरीन गैस एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर आपके पास क्लोरीन गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव आयंस जाते हैं, तो उसकी इक्वेशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ी सी बना दी थी। 2H+, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन होगी, तो 2H+ आयंस को हम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। वो कह रहा है, अब ये एक मजे का सवाल है, हाउ इफ एट ऑल डज द pH ऑफ द सॉल्यूशन चेंज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, एक्सप्लेन योर आंसर। आप मुझे ये बताओ, पीछे कौन कौन से रह गए थे? H+ तो डिपॉजिट हो गया, क्लोराइड भी डिपॉजिट हो गया, पीछे रह गया था एक Na, and an OH was also left behind. हुआ क्या? That this Na and this OH reacted, क्योंकि ये डिपॉजिट नहीं हुए थे इलेक्ट्रॉन्स पे, ये सिलेक्ट ही नहीं हुए थे। सिलेक्ट तो कोई एक पॉजिटिव होना था, वहां हाइड्रोजन हो गया और नेगेटिव में क्लोरीन हो गया। ये दोनों पीछे रह गए थे, इन्होंने मिलके बना दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच होता है ज्यादा, तो व्हाट हैपेंड टू द पीएच? पीएच इंक्रीज्ड। आपके पास पीएच इंक्रीज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NaOH।
गॉट इट? ये आपके पास हो जाएगा। A student used the following electrochemical cell. The reading on the voltmeter was plus 1.10 volt. Draw an arrow on the diagram to show the direction of electron flow. Okay. Electron flow जो होगा that is always from positive electrode to the negative electrode. But हमें यहाँ पे positive और negative तो नहीं दिए हुए हैं। बट आप ये देखो कि इनमें से जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, जिंक ऊपर आता है, तो जिंक आपके पास ऑक्सीडाइज होगा। गॉट इट? ठीक है। और आपके पास जो कॉपर है ना, वो रिड्यूस होगा, क्योंकि कॉपर नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, जिंक कम्स ऑन टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो जिंक इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा एंड कॉपर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। जिंक की होगी ऑक्सीडेशन, कॉपर की होगी रिडक्शन। So that's the change in the voltmeter reading अगर जिंक इलेक्ट्रोड was replaced with आयरन इलेक्ट्रोड। तो आपके पास जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वो आपके पास डिक्रीज कर जाएगी। क्या वजह? डिक्रीज क्यों करेगी? क्योंकि जिंक और कॉपर में ना रिएक्टिविटी का फर्क बहुत ज्यादा है। जिंक कहीं यहाँ आता है रिएक्टिविटी से में, कॉपर कहीं यहाँ आता है। तो इनमें फर्क देखो कितना ज्यादा है। आयरन से अगर आप रिप्लेस कर दोगे जिंक को, तो आयरन और कॉपर में थोड़ा सा फर्क है, ड्यू टू द लेस डिफरेंस ऑफ reactivity between what? Fe and copper. The zinc electrode was replaced with silver electrode. The reading on the voltmeter became negative. क्यों? क्योंकि भाई सिल्वर तो कॉपर से भी नीचे आता है। सिल्वर जो है वो तो कॉपर से भी नीचे आता है, एंड सिल्वर इज लेस रिएक्टिव। कॉपर अब यहाँ पे मोर रिएक्टिव हो जाएगा। पहले तो कॉपर से ऊपर आ रहे थे सारे मेटल्स, जो आप सिल्वर ले आए, सिल्वर तो कॉपर से कम है। ठीक है, सिल्वर ही तो एक ऐसा मेटल है जो कॉपर से कम है। तो यू विल राइट दैट Ag was less reactive than copper। तो Ag की रिडक्शन हो जाती है इंस्टेड ऑफ कॉपर। Moving on to question number 5, the last question, I guess. Methanol is a member of homologous series of alcohols. It can be made in a two-step process. What conditions are needed in step 1? मीथेन को रिएक्ट करवाने क्लोरीन गैस के साथ। इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड प्लस आपको क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए यूवी लाइट चाहिए होती है। रिमेंबर दैट। इसके केमिकल इक्वेशन बहुत सिंपल है। मेथेन को आपने रिएक्ट करवाना है क्लोरीन के साथ, तो मीथेन के पास 4 हाइड्रोजन होते हैं। वन ऑफ द हाइड्रोजन्स विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, और वो जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था वो एक दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। सो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन? आई जस्ट टोल्ड यू दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। CH3Cl जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो CH3 तो रिएक्ट कर गया OH के साथ टू प्रोड्यूस CH3OH। पीछे क्या रह गए? Na and Cl। They are going to produce a salt of sodium chloride. We have to show the electron arrangement in a molecule of methanol. All of them are single bonds। कैसे? कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। और हाइड्रोजन का एक एक, सब ने आपस में एक सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया होता है। ऑक्सीजन हैज बॉन्डेड ऑन टू साइड्स एज वेल, लेकिन ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो 2 ऑफ देम स्टिल रिमेन ओवर हेयर। दिस इज हाउ यू ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। मेथनॉल रिएक्ट्स विद प्रोपानोइक एसिड टू फॉर्म एन एस्टर। एस्टर कब बनता है? जब अब एक अल्कोहल रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। एंड हाउ डू वी डिटरमिन द नेम ऑफ द एस्टर? मैंने पहले ही बताया था। मेथनॉल से हम निकालेंगे मीथाइल, और प्रोपानोइक एसिड से हम निकालेंगे OH। तो एस्टर का नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपानोएट। वन अदर सब्सटेंस क्या फॉर्म होती है? दिस इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। जब अल्कोहल में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक OH रिमूव होगा, तब भी इनके दरमियान एक एस्टर बॉन्ड बनता है। तो वाटर इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। अगर हम इसका एक एस्टर लिंकेज दिखा दें, ठीक है, ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो आपके पास जो मीथेनॉल है, ठीक है, मीथेनॉल कैसे होता है? कार्बन है, 3 हाइड्रोजन्स हैं। ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? प्रोपानोइक एसिड के साथ। प्रोपानोइक एसिड कैसे शो करेंगे हम? इस तरह। 3 कार्बन होते हैं प्रोपानोइक एसिड में। तो एस्टर लिंकेज कैसे बनेगा? मैंने अभी बताया।
आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकालना है और अल्कोहल से आपने H निकालना है। जब निकाल दोगे तो आपने इनके दरमियान एक बॉन्ड फॉर्म कर देना। दिस इज नोन एज द एस्टर लिंकेज। So what are the conditions that are needed for to form an ester? Esterification reaction कहते हैं when an alcohol is reacted with carboxylic acid and you need an acid catalyst. ज्यादातर इट्स सल्फ्यूरिक एसिड। ओ लेवल्स वाले नाम भी याद रखते हैं, IG वालों को नाम याद करने की जरूरत नहीं है। इट्स एन एसिड कैटलिस्ट दैट इज यूज टू फॉर्म एस्टर। अगर नाम पूछा जाए तो यू कैन राइट सल्फ्यूरिक एसिड। एंड दैट इज द एंड ऑफ टुडेज पेपर।